महान नागरिक का संहिता नियमावली बनकर तैयार रहा। मुख्यमंत्री धामी को सौंपी जाएगी नियमावली। 9 नवंबर को लागू करने की तैयारी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी की पुण्यतिथि सीएम धामी ने दी श्रद्धांजलि अर्पित। कहा, उनके द्वारा किए गए विकास परक कार्य सदैव प्रेरणा स्रोत रहे हैं। दीपावली को लेकर खाद्य विभाग अलर्ट, दुकानों का किया गया औचक निरीक्षण। सीएम के निर्देश पर किया गया निरीक्षण। नमस्कार, हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक बद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस ने बीजेपी पर केदारनाथ चुनाव को लेकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है। कांग्रेस में गुटबाजी दिखाने का बीजेपी षड्यंत्र रच रही है। केदारनाथ में हार तय देख अफवाह फैलाई जा रही है। उन्होंने कांग्रेस में गुटबाजी की खबरों को सिरे से नकारते हुए कहा कि षड्यंत्र रचने के इस मामले में बीजेपी हमेशा स्पॉट रही है। जब जब बीजेपी को सामने हार नजर आती है, वो इसी तरह के प्रपंच रचने का काम करती है। बता दें कि नए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा नाराज बताए जा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अफवाहें फैलाई जाती हैं और उसको इतना बड़े स्तर पर फैलाया जाता है कि वो जुबान पर लोगों के आ जाए। आपने क्या देखा था 2022 में? ऐसे ही तो गुब्बारा एक फैलाया था, तो उसी की झूठी बुनियाद पर आज भाजपा की सरकार खड़ी हुई है। जो झूठ इन्होंने फैलाया, अभी फिर ये अपनी कारस्तानियों से बाज नहीं आ रहे हैं। देखिए, केदारनाथ उपचुनाव एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और वहां जितने ज्यादा लोग होंगे प्रभारी के तौर पर या पर्यवेक्षक के तौर पर, उससे उत्तराखंड कांग्रेस ही लाभान्वित होगी। और पिछले कई समय से देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जोरों से चल रही है, जिसकी जानकारी देते हुए गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने कहा कि दूसरे फेज की यात्रा प्रारंभ होने के बाद चारधाम यात्रा ने तेजी से रफ्तार पकड़ी है, जिसके बाद यात्रा बहुत ही सुगम और सुरक्षित संचालित हो रही है। केदारनाथ आपदा के दौरान जरूर यात्रा की रफ्तार धीमी पड़ गई थी, लेकिन उसके बाद चारों धामों में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ना शुरू हो गया है, जिसके बाद कहा जा सकता है कि इस बार की चार धाम यात्रा बहुत ही सफल रहने वाली है। और जो अफवाह आंकड़ा पिछले यात्रा सीजन में देखने को मिला और करीब 56 लाख यात्रियों ने दर्शन किए थे। देखिए, चारधाम यात्रा बड़ी जो इसका सेकंड फेज था, ये प्रारंभ हो गया है और आपको पता है कि ये 2 और 3 नवंबर को क्रमशः यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ धाम जी के कपाट बंद होंगे और 17 नवंबर को बद्रीनाथ धाम जी के कपाट बंद होंगे। जो सेकंड फेज की यात्रा चली बहुत ही स्मूथ चल रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यात्रा शुरू होने के पूर्व ही, सेकंड फेज की यात्रा के पूर्व ही एक बहुत बड़ी बैठक की थी। सभी जो स्टेक होल्डर्स थे उनके साथ बातचीत की थी और 3-4 महत्वपूर्ण निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर लिए गए थे। और हरिद्वार के जिलाधिकारी कमेतराज सिंह ने जनपद की 5 बड़ी रजिस्ट्रियों का स्थलीय निरीक्षण कर उनकी वास्तविक स्थिति का जायजा लिया है। जिलाधिकारी के निरीक्षण के दौरान कई अनियमितताएं सामने आई। तहसील भवनापुरा के सिकंदरपुरा भैंसवाल में निरीक्षण के दौरान एक बड़ी गड़बड़ी पकड़ी गई है, जहां रजिस्ट्री के आवेदन में 30 पेड़ दर्ज थे, लेकिन मौके पर 62 पेड़ पाए गए। जिलाधिकारी ने नलहेड़ा, अनंतपुर, शांतर शाह और छापपुर, शेर अफगन सहित अन्य स्थानों पर भी रजिस्ट्रियों का निरीक्षण किया और सभी जगहों का सत्यापन किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि निरीक्षण के आधार पर दोषियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि सरकारी राजस्व को किसी प्रकार का नुकसान न हो। में रजिस्ट्री होती है, उसमें से जो 5 सबसे बड़ी रजिस्ट्री होती है जिलाधिकारी को देखनी होती है। तो इसी के क्रम में मैं रुड़की और भगवानपुर क्षेत्र में रजिस्ट्री चेक करने के लिए गया हुआ था कि मौके की क्या स्थिति है और अभिलेखों में क्या स्थिति है। तो उसमें 2 रजिस्ट्री में थोड़ी बहुत कमी पाई गई है कि पेड़ों की संख्या कम थी, एक में चेक रोड नहीं दिखाया गया है। लेकिन चूंकि उन लोगों ने जो स्टाम्प दिया है वो स्टाम्प मार्केट रेट पे दिया हुआ है,
और वहाँ का मार्केट रेट वहाँ के सर्किट रेट से काफ़ी ज़्यादा है, लगभग डबल है। तो इसलिए उन पर स्टाम्प की देयता तो नहीं बनेगी, लेकिन हाँ कुछ तथ्य उसमें छुपाए जरूर गए हैं। तो इसको हम ध्यान में रखेंगे, जो अगला रिवीजन होगा उसमें देखेंगे कि जो वास्तविक मार्केट वैल्यू जा रही है। और हरिद्वार के चंडीघाट पुल के नीचे स्थित बस्ती में हाल ही में लगी भीषण आग के करीब 17 झुग्गी झोपड़ियां जलकर खाक हो गई हैं, जिससे कई परिवार बेघर हो गए हैं। हर हादसे में उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और क्षेत्रीय विधायक अनुपम रावत ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और उनके हालातों का जायजा लिया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और विधायक अनुपम रावत ने पीड़ित परिवारों को तुरंत राहत पहुंचाने हुए राशन किट, बर्तन और कंबल वितरित किए। साथ ही राज्य सरकार से भी आगे की मदद की उम्मीद जताई जा रही है। और रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में अवैध खनन का काम खुलेआम चल रहा है। रात के अंधेरे में ट्रैक्टर ट्रॉली हाईवे पर दौड़ रहे हैं, जिससे खनन माफिया धड़ल्ले से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई न होने से खनन माफिया बेखौफ नजर आ रहे हैं। तो वहीं सिविल लाइन कोतवाली पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि क्षेत्र में अवैध खनन के बढ़ते मामलों के बावजूद पुलिस की ओर से कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस स्थिति से सड़क सुरक्षा पर भी खतरा मंडरा रहा है। पुलिस और जिला प्रशासन को खनन माफिया के खिलाफ सख्त कदम उठाने की जरूरत है। और खाद्य संरक्षण और औषधि प्रशासन की टीम ने मसालों के संदर्भ में एक विशेष अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान मिली रिपोर्ट के आधार पर अब विभाग असुरक्षित और गलत ब्रांडिंग वाले मसालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने जा रहा है। एफडीए के कुमाऊं डिप्टी कमिश्नर अनुज थपलियाल ने बताया कि कई मसाले और उत्पाद ऐसे हैं जिनमें भारी धातुओं और कीटनाशकों की मात्रा असुरक्षित स्तर पर पाई गई है। संबंधित जिलों के अधिकारियों की तरफ से इन मामलों की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ संबंधित अदालतों में मामलों को प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि विभाग की सतर्कता के कारण इन कमियों का पता चला है और जो निर्माता मानक का पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जैसे आपको पता ही होगा, पिछले विगत दिवसों में हमारे विभाग के द्वारा मसालों के संबंध में एक विशेष अभियान चलाया गया था भारत सरकार के निर्देश के अनुपालन में। तो इसमें जो भी हमारी फाइंडिंग्स रही हैं, जो भी रिपोर्ट्स आई हैं, उसके बेसिस पे जितने लोग हैं इनके खिलाफ अब कार्रवाई विभाग प्रारंभ करने जा रहा है। जैसे आप विदित हैं कि कुछ मसाले ऐसे हैं या कुछ मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनमें अनसेफ और मिसब्रांडेड दोनों चीज़ें आई हैं, जिसमें हैवी मेटल्स और पेस्टिसाइड रेजिडुअल इसमें प्रेजेंस आई है। और स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए युवा बीजेपी नेता अक्षय प्रताप के द्वारा रुड़की मांगे लोकल नाम से चलाई गई मुहिम को लेकर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के सभी व्यापारियों ने स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देने की बात कही है। व्यापारियों ने नगर की जनता से ऑनलाइन खरीदारी न करके सिर्फ स्थानीय व्यापारियों से ही खरीदारी करने की अपील की। तो वहीं ऑनलाइन खरीदारी के कारण कहीं न कहीं स्थानीय व्यापारियों के कारोबार पर असर पड़ रहा है। तो वहीं कई बार ऑनलाइन खरीदारी में ग्राहक ठगी का शिकार भी हो जाते हैं, जिसको लेकर युवा बीजेपी नेता अक्षय प्रताप सिंह ने रुड़की मांगे लोकल के नाम से ये मुहिम चलाई है। देखिए, एक हम लोगों ने पहल करी है रुड़की के लोकल व्यापारियों के लिए, जिसका हमने नाम दिया है रुड़की मांगे लोकल। रुड़की मांगे लोकल से हम ये कह रहे हैं कि आप इस त्योहार के सीजन में कुछ ना कुछ खरीदारी रुड़की के लोकल बाजारों से जरूर करें। जब आप ये खरीदारी करते हैं तो रुड़की का जो लोकल इकोनॉमिक सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर चीज पे उसका इम्पैक्ट होता है और लोकल इकोनॉमी स्ट्रेंथन होती है। मेरा जो इनिशिएटिव मैंने लेने की कोशिश कर रहा हूं या जो हम लोगों ने ये लॉन्च करा है, इसका सिर्फ जो है ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन का डिबेट नहीं है। जो भी बड़ी बड़ी कंपनी है ये सिर्फ लालच में 10-20% पैसे कम करके हमारे जो छोटा व्यापारी है उसको दबा रहे हैं
हम ऐसा नहीं चाहते कि छोटे व्यापारी भी बिल्कुल नीचे दबके रहे, क्योंकि जब तक रुड़की में स्थानीय व्यापारी अपना खरीदारी नहीं करेगा उससे हमारा नुकसान होगा। मैं तो सभी रुड़की वासियों से अपील करता हूँ, आसपास के जितने भी नगरवासी हैं, आप रुड़की में आए और अब लोकल सामान खरीदें, क्योंकि रुड़की में लोकल सामान भी बहुत अच्छा मिलने लगा है। धन्यवाद। जय हिंद। मुहिम हमारी यही है कि रुड़की मांगे लोकल। जो हमारे जितने भी क्या नाम है शहरवासी है रुड़की के, वो लोकल परचेसिंग करें। और लोकल में जितने हमारे व्यापारी हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि बड़े व्यापारी, छोटे व्यापारी बहुत सारे हैं, जैसे चुगड़े बनाने वाले हैं, कपड़ा बेचने वाले हैं, छोटे चुन्नी बेचने वाले हैं। इस समय शहर में रुई की बत्तियां बिकती हैं दीपावली के लिए, वो है। और इसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, मोमबत्तियां बिकती है, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो आप देखेंगे पूरा क्या नाम है नेहरू स्टेडियम के अंदर, और नेहरू स्टेडियम से लेके बीटीगंज और बीटीगंज से लेके सिविल लाइन, छोटी छोटी दुकानें लगती हुई चली जाती है। वो व्यापारी आता है घर से, उनके बच्चे भी उनके साथ होते हैं, 10 साल के, 15 साल के, 20 साल के। जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह ने हरिद्वार रोडवेज परिसर का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने प्रतीक्षालय, शौचालय, यात्रियों की खड़ी बसें, इंदिरा अम्मा भोजनालय और पूछताछ काउंटर सहित पूरे परिसर की स्थिति का जायजा लिया। वहीं निरीक्षण के दौरान परिसर में गंदगी पाई गई, जिस पर जिलाधिकारी ने एआरएम को कड़ी फटकार लगाई है। जिलाधिकारी ने इंदिरा अम्मा कैंटीन की व्यवस्था और सफाई में सुधार करने के निर्देश भी दिए। कर्मचारियों के कार्यालयों का भी निरीक्षण किया और इसी के साथ साथ वहां की व्यवस्थाओं का बारीकी से मूल्यांकन किया। जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह के इस निरीक्षण से रोडवेज परिसर में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की उम्मीद की जा रही है। चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए पूरे विधि विधान के साथ ब्रह्म मुहूर्त में बंद हो गए हैं और अब भगवान रुद्रनाथ की शीतकालीन पूजा कोपेश्वर स्थित गोपीनाथ मंदिर में संपन्न होगी। करीब 11,808 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर में पहुंचने के लिए कठिन बुग्यालों की चढ़ाई पर पार कर 19 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। कपाट बंद होने से पूर्व राजा सागर की आराध्य देवी मां चंडिका ने अपने निशान सहित देवरा बागीदारों के साथ रुद्रनाथ भगवान के मंदिर में देव भेंट की और जिसके बाद मां चंडिका देवी को देवरा यात्रा भी जो है रुद्रनाथ के कपाट बंद होने पर चल विग्रह डोली के साथ लौट आई। आईआईटी रुड़की के मेस में चूहे मिलने के बाद हंगामा हो गया। पूरा मामला आईआईटी रुड़की के राधाकृष्ण भवन का है, जहां की मेस में खाने के सामान में चूहे मिलने से हड़कंप मच गया। छात्रों ने किचन में चूहे कढ़ाई, चावल और अन्य खाद्य सामग्री में देखे, जिसके बाद उन्होंने मेस में हंगामा कर दिया और इस घटना के चलते 400 से अधिक छात्रों को भूखा रहना पड़ा। इसके बाद छात्रों ने मेस कर्मचारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। छात्रों ने संस्थान की साफ सफाई पर गंभीर सवाल उठाए हैं। बागेश्वर अंतर्गत कांडा तहसील क्षेत्र के अंतिम छोर पर स्थित ठांगा ग्राम पंचायत के औलानी गांव में गुरुवार को योगिता उप्रेती अपने 1 वर्षीय भाई शौर्य और दादी कला उप्रेती के साथ खेल रही थी। घर के पास में घात लगाए गुलदार ने बच्ची पर हमला कर दिया। पास में ही घास काट रही महिलाओं ने हो हल्ला किया तो गुलदार शब्द छोड़कर भाग गया। यहां ग्राम प्रधान ने इसकी सूचना उप जिलाधिकारी बागेश्वर सदर को दी। वन विभाग के सभी अधिकारी, तहसीलदार कांडा, थाना अध्यक्ष कांडा दल बल के साथ मौके पर पहुंचे, जो पिंजरे ट्रैप कैमरे गांव में लगा दिए गए हैं। एक बच्ची जिसको जो है आज बाग में हमला कर दिया था, जिसको हमला करने से उसकी जो है मृत्यु हुई थी, तो मौके पे उसका पंचायतनामा भर लिया गया है और पोस्टमार्टम के लिए उसे बागेश्वर भेजा गया। किस घटनाक्रम से इसको, क्या है ये घटनाक्रम, थोड़ा बताइए। ये शाम के टाइम पे जो है एक बाघ द्वारा माँ और बच्ची साथ में ही थे और बाघ ने जो है खेत में बच्चे के साथ हमला कर दिया, उसको लेके चले गया। पंचनामे के आगे अगली कार्रवाई क्या होगी? अगली पोस्टमार्टम की कार्रवाई होगी। आज शाम को लगभग 6 बजे औलानी गांव में एक बालिका को गुलदार के मारे जाने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसकी तत्काल सूचना पर विश्वास करते हुए तत्काल वन विभाग की टीम
2 पिंजरे और ट्रैंकुलाइजिंग गन और हमारा लगभग 20 स्टाफ लेके मैं और वन क्षेत्राधिकारी बागेश्वर और वन क्षेत्राधिकारी कपकोट मौके पर पहुँचे। मौके पर जब पहुँचे तो बालिका मृत पाई गई। और हरिद्वार के हर की पौड़ी क्षेत्र में मांस पकाने के मामले ने विवाद खड़ा कर दिया है। तीर्थ पुरोहित समाज के लोगों ने इस घटना का कड़ा विरोध करते हुए खोखा स्वामी की पिटाई कर दी। विवाद बढ़ता देख बीच बचाव करने आया एक सिक्योरिटी गार्ड को भी डंडों से पीटा गया। मामले की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए खोखा स्वामी को हिरासत में लिया और पुलिस एक्ट के तहत उसका चालान किया। तो वहीं पुलिस अब मामलों की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका है। वहीं अब पार्टियां चुनावी तैयारी में जुट गई हैं और पार्टी ने प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। आपको बता दें, पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर आए नामों पर स्टेट पार्लियामेंट बोर्ड ने विचार विमर्श कर लिया है और केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को नामों का पैनल भेज दिया है। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम के साथ मिलकर वर्चुअल बैठक के चलते केदारनाथ उपचुनाव को लेकर विधानसभा से दावेदारी करने वाले प्रत्याशियों के नामों को भेज दिया गया है। जल्द ही फाइनल प्रत्याशी के नाम का फाइनल किया जाएगा। इसके साथ ही केदारनाथ उपचुनाव को लेकर स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी की जाएगी। देखिए, हरक सिंह रावत जी कांग्रेस के कार्यकर्ता है। उनके बाद में निर्णय कांग्रेस को करना है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव की दृष्टि से पूरी तरह तैयार है। कांग्रेस का जो भी प्रत्याशी है उससे हमारे चुनाव प्रबंधन को फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमने कल ही जो जिले से जिन जिन लोगों ने दावेदारी की थी ऐसे सभी प्रत्याशियों के पैनल हमने सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड को कल वर्चुअल मीटिंग के बाद भेज दिए हैं। बहुत जल्दी केंद्र प्रत्याशी की विधिवत से घोषणा करेगा। प्रदेश सरकार ने सभी रेस्टोरेंट, ढाबों के संचालक और कर्मचारियों को अपने गले में आई कार्ड, मास्क और टोपी लगाने के आदेश और उसका उल्लंघन करने पर 1 लाख तक का जुर्माना लगाने के आदेश के बाद कांग्रेस ने कहा कि प्रदेश में ऐसे मामलों से लोगों का भरोसा टूटा है और ये बहुत गंभीर प्रकरण है। इसकी जांच होनी चाहिए और शासन प्रशासन को इसकी निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। इसी के साथ साथ इसको लेकर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा महाराज सोनी का भी बयान सामने आया है। बहुत अच्छी बात है, भरोसा टूटा है लोगों का, गंभीर प्रकरण है। इस प्रकरण की पूरी जांच होनी चाहिए, इसकी तह तक शासन प्रशासन को जाना चाहिए, लेकिन बात एक तरफा नहीं होनी चाहिए। ये भी धामी जी को समझना होगा कि यूसीसी लाने वाले पहले मुख्यमंत्री वो, धर्मांतरण कानून लाने वाले पहले मुख्यमंत्री वो, तो ये किसके खाते में जाएगा? थूक जिहाद और लव जिहाद लाने वाले भी पहले मुख्यमंत्री के तौर पर वो जाने जाएंगे, तो ये भी तो अपने खाते पर लेना पड़ेगा उनको। और जो पहली बार प्रदेश में सांप्रदायिक माहौल बन रहा है उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? एक लॉन्ग रन में अगर हम देखें तो पर्यटन प्रधान प्रदेश हैं हम लोग। और उत्तराखंड के मदरसों में जल्द ही संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी। इसे लेकर राज्य के 400 से ज्यादा मदरसों में ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर रखा जाएगा। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमुन के मुताबिक इस योजना पर लंबे समय से काम चल रहा है। वहीं राज्य सरकार की अनुमति मिलते ही इसे लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मदरसा जाने वाले बच्चों को मेनस्ट्रीम से जोड़ना चाहते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए यह योजना बनाई गई है। बोर्ड अध्यक्ष मुफ्ती शमुन ने कहा कि एनसीईआरटी पाठ्यक्रम मदरसों में लागू होने से इस साल बहुत अच्छे नतीजे सामने आए हैं। 96% से ज्यादा बच्चे पास हुए। इससे पता चलता है कि मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। हरिद्वार के रुड़की में स्थित NIH के वैज्ञानिकों ने ईश्वर नाम का एक ऐप तैयार किया है। इस ऐप में जल स्रोतों का पूरा हाल दर्ज होगा। वहीं भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने NIH के इस ऐप को मंजूरी भी दे दी है और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस ऐप की मदद में
4 राज्यों के स्रोतों का सर्वे शुरू किया जा रहा है, जिसमें उत्तराखंड समेत ओडिशा, मेघालय और हिमाचल प्रदेश शामिल है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं, जो पूरे देश में जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, उनमें जो हमारे स्प्रिंग्स होते हैं, जो लोकल वाटर रिसोर्सेज हैं, वो वहाँ की जीवन रेखा है। वहाँ के लोग अपने पानी की डिमांड के लिए उन जल स्रोतों पर निर्भर रहते हैं। लेकिन अभी कुछ 2-3 दशकों में देखें तो काफ़ी जल स्रोत सूख चुके हैं, क्योंकि जलवायु परिवर्तन भी एक कारक है और कई अवैज्ञानिक रूप से जो भी कार्य होता है उसके कारण भी जल स्रोत सूख जाते हैं। तो जो भारत सरकार का डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन है, कुमाऊं के स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर NS गुंजियाल ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय अस्पताल में सभी बेड फुल थे। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में हो रहे काम और साफ सफाई को देखकर निरीक्षक गुंजियाल ने चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर धीरेन्द्र मोहन गहलोत और सभी स्टाफ को शाबाशी दी। वहीं जनता ने स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी का मुद्दा उठाया तथा चिकित्सा अधीक्षक ने भी स्टाफ की मांग की, जिसको लेकर निदेशक ने जल्द ही सभी समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया। निदेशक डॉक्टर NS गुंजियाल का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर में आज औचक निरीक्षण था। जब वो आए तो मैं OT में था। उससे पहले काफ़ी अस्पताल देख चुके थे निदेशक साहब और हमारी व्यवस्था और जो सुधार से काफ़ी संतुष्ट नज़र आए। उन्होंने सबके सामने तारीफ भी की। उसके बाद हमने अपने हॉस्पिटल की समस्याएं सुनी। व्यवस्था सुधारने के लिए स्टाफ का पोजीशन देख रहा हूँ मैं, तो स्टाफ के यहाँ कमी है काफ़ी। जैसे लैब टेक्नीशियन हो गया, फार्मासिस्ट की है, ठीक, और कुछ लोग जैसे यहाँ है भी, जैसे वार्ड बॉय वगैरह, वो अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं। इस तरह की परेशानियाँ इनको देखना है। बाकी अभी अंदर और विजिट करना, मुझे अभी वार्ड वगैरह देखना कैसा है। फिलहाल डॉक्टर साहब काम तो अच्छा ही कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। वैसे कुछ चीज़ सुधारनी पड़ेगी और उसके लिए हम बताएंगे उनको। बाकी कोई ऐसी प्रॉब्लम उसमें नहीं है। निदेशक डॉक्टर NS गुंजियाल का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर में आज औचक निरीक्षण था। जब वो आए तो मैं OT में था। उससे पहले काफ़ी अस्पताल देख चुके थे निदेशक साहब और हमारी व्यवस्था और जो सुधार से काफ़ी संतुष्ट नज़र आए। उन्होंने सबके सामने तारीफ भी की। उसके बाद हमने अपने हॉस्पिटल की समस्याएं सुनवाई कि सर हमारे यहाँ जो डॉक्टर्स की कमी है, स्टाफ की कमी है, जो पीडियाट्रिशियन, सर्जन, फिजिशियन, वार्ड बॉय, LT, उनकी कमी को दूर करने के लिए हमने उनके सामने गुजारिश की है और उन्होंने हमें बहुत आश्वासन दिया है कि वो जल्द ही इन समस्याओं को दूर करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।